सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री आरबीसी क्लास 12th में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं उन सभी विद्यार्थियों को अपनी क्लासें उपलब्ध कराना चाहूँगा जो किसी कारणवश कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं या जिनके विद्यालय के अंदर सब्जेक्ट टीचर नहीं है। तो कक्षा क्लास 10th और क्लास 12th क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन प्लस पोइट्री की क्लासें इस YouTube के माध्यम से मैं अपलोड करवा दूंगा, वहाँ से आप वॉच आउट कर सकते हैं। और कक्षा 12th इंग्लिश कंपलसरी ग्रामर कंपोजिशन और साथ ही इंग्लिश लिटरेचर का पूरा पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से, और साथ ही क्लास 12th में जो इतिहास जो विषय है उसमें जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर की वीडियोस मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी विद्यार्थी को ये क्लासें आसानी से उपलब्ध हो जाए और वो इस क्लासों के माध्यम से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। तो हम पुनः एक बार चैप्टर पर आने की कोशिश करेंगे। हमने जो पहली क्लास ली थी वो इतिहास कक्षा 12th आरबीएससी इतिहास क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 ईंटे मनके अस्थियाँ, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। उसकी पहली क्लास में हमने अब तक क्या देख लिया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी में किन किन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो व्यक्ति था वो चार्ल्स मैसन था। इसके बाद हमने अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पढ़ा, जिसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जिसने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन भी किया कलकत्ता में 1861 में, और उसका पहला महानिदेशक भी बना, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा जॉन हर्बर्ट मार्शल, जो 1902 से 1928 के मध्य इस ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे, ठीक है, जिनके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। खोज करने वाले दयाराम साहनी थे, लेकिन इनके निर्देशन और नेतृत्व में हुई, ठीक है। पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा था और दूसरा मोहनजोदड़ो, ठीक है। और आगे जाके इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम 1927 में दिया गया इन्हीं के द्वारा। आज जो हम पढ़ेंगे वो इस सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आखिर नामकरण कैसे हुआ, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हैं नामकरण, क्या बात देख पा रहे हैं? नामकरण, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं? नामकरण, ठीक है। तो हम इस सभ्यता का आखिर में नामकरण कैसे हुआ, ठीक है। हम जानते हैं कोई व्यक्ति होता है हमारे घर में, ठीक है, उसका मूल नाम क्या कुछ और होता है, घर पे हम किसी और नाम से जानते हैं, स्कूल में किसी और नाम से जानते हैं, तो अलग अलग नाम होते हैं ना, जिसको हम निक नेम बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का भी अलग अलग बोल सकते हैं, समय में अलग अलग नाम से इसको जाना गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नामकरण, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है नामकरण, यस, ये रहा नामकरण, ठीक है, यस है नामकरण, यस ये है नामकरण। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में एक मिनट हो, तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नामकरण। क्या पढ़ेंगे? नामकरण, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले इस सभ्यता का जो नामकरण हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता। आखिर में इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों हुआ, ठीक है। आखिर में इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों हुआ, तो हम देखना चाहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों हुआ। सबसे पहले
इसका नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन था, आपको याद होना चाहिए। इसका नामकरण करने वाला व्यक्ति होता है वो है जॉन मार्शल। हमने पीछे पढ़ रखा था जॉन हर्बर्ट मार्शल, ये वही है 1902 से 1928 के बीच में ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे और इनके नेतृत्व में ही इस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। ठीक है, पहले हड़प्पा की खोज हुई, इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तो इसी ने सबसे पहले इसका नामकरण किया कि सभ्यता, ठीक है, वहाँ गए होंगे, कुछ चीज़ें मिले होंगी इसको, तो उसी आधार पर इसका नाम क्या रख दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा है इसने, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर अधिकांश हमें स्थल प्राप्त हुए, इसीलिए इसी आधार पर इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब कोई चीज़ हमें कहीं से मिलती है तो हमें जब उस चीज़ का नाम नहीं सूझता है तो हम क्या करते हैं, जहाँ से प्राप्त हुई है उस स्थान के नाम पर उस वस्तु का नाम रख देते हैं। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल मिले, ठीक है, बस जहाँ से मिले हैं, सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, के तट पर मिले हैं, तो इसलिए उस सभ्यता का नाम भी क्या रख दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो नामकरण परीक्षा में प्रश्न आएगा कि इस सभ्यता का नामकरण या सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया, जॉन हर्बर्ट मार्शल या जॉन मार्शल के द्वारा। क्यों किया गया, क्योंकि अधिकांश जो स्थल थे, मैं लिखा हो देखो, अधिकांश जो स्थल थे, ये है ना, अधिकांश स्थल हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, इसीलिए उसी आधार पर इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर। चलो अब बात करते हैं नंबर 2। ठीक है, इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब क्यों इस हड़प्पा का नाम, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों आखिर में वो हुआ। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा है, पुरातत्व की परंपरा रही है, जिस क्षेत्र से सभ्यता की खोज हुई है उसी सभ्यता का नामकरण उसी स्थल से होना चाहिए। मतलब जहाँ से हमें जिस सभ्यता की खोज जिस स्थल से हुई है, अब इस सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थल से हुई, इसीलिए इसका नाम भी हड़प्पा रख दिया, क्योंकि जो स्थल मिला वो हड़प्पा से मिला। ठीक है, इसीलिए इसका नामकरण क्या कर दिया, हड़प्पा कर दिया। हड़प्पा से भी हमें कई स्थलों के उत्खनन हुआ, अब उस स्थलों का नाम उनको नहीं सूझा, उन्होंने क्या कर दिया, कहाँ मिला है, हड़प्पा नामक स्थान पर मिला है, इसीलिए इस सभ्यता का क्या नाम दे दिया, हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया। ठीक है, और ये जो नाम है वो एक सर्वमान्य नाम है। ठीक है, ये एक सर्वमान्य नाम है और इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल भी क्या है, हड़प्पा, पहला स्थल, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया, ठीक है, पहला स्थल कौन सा है या कौन सा था, तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हड़प्पा। क्या होना चाहिए, हड़प्पा। ठीक, क्या होना चाहिए, हड़प्पा। ठीक है, यस। किसके निर्देशन में इसका उत्खनन या खोज हुई, जॉन हर्बर्ट मार्शल के निर्देशन और नेतृत्व में। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा। हड़प्पा का नाम हड़प्पा क्यों रखा गया, क्योंकि यह हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया, इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता रखा। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरा नाम, इस सभ्यता का तीसरा नाम, यस, इस सभ्यता का तीसरा नाम, और तीसरा नाम है सरस्वती सभ्यता। इसको हम सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसको, इस सभ्यता को, किस सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता को हम सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यस, ये रहा सरस्वती। अब इसका नाम सरस्वती क्यों रखा गया, या फिर इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, इसका भी कारण है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात, मतलब भारत की आज़ादी के पश्चात सर्वाधिक स्थल, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल हमें कौन सी नदी के किनारे मिले हैं, सरस्वती नदी के किनारे मिले। कौन सी नदी किनारे, सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। सरस्वती नदी मतलब सिंधु और गंगा की जो मध्य का जो क्षेत्र है उसी को बोलते हैं सरस्वती क्षेत्र। तो इसी क्षेत्र के किनारे हमें ये सारे स्थल मिले, बहुत सारे स्थल मिले, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि भारत की आज़ादी के पश्चात या स्वतंत्रता
के पश्चात जो अधिकांश स्थल हमें सरस्वती नदी के से प्राप्त हुए हैं या के किनारे प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इस सभ्यता का नाम, इस नदी के आधार पर सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सबसे पहले हम नामकरण किया गया सिंधु घाटी सभ्यता, किसने दिया? जॉन हर्बर्ट मार्शल ने दिया। ठीक है, क्योंकि अधिकांश स्थल सिंधु नदी के से प्राप्त हुए हैं। दूसरा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया इसका नाम? क्योंकि अधिकांश स्थल, एक पुरातत्व की एक परंपरा रही है, एक परंपरा रहती है, कोई भी वस्तु हम जहाँ से प्राप्त करते हैं, अगर उस वस्तु का हमें नाम नहीं पता हो तो हम उस जहाँ से वो चीज़ प्राप्त हुई है, जो वस्तु प्राप्त हुई है, जहाँ से प्राप्त हुई है उस स्थान के नाम पर ही उसका नाम कर देते हैं। इसीलिए हड़प्पा जो सभ्यता है वह भी हमें इस हड़प्पा नामक स्थान से बहुत स्थल हमें मिले हैं। ठीक है, तो बस इस स्थल के आधार पर ही इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। और एक सर्वमान्य नाम है, सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सर्वमान्य नाम क्या है? तो क्या है? हड़प्पा। क्यों? हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ और उसी स्थल के आधार पर ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रख दिया। अब बात करते हैं इस हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप के बारे में। आखिर में किस प्रकार की सभ्यता थी? ठीक है, तो किस प्रकार की सभ्यता थे हम यहाँ नोट्स में देख पा रहे हैं। ये जो थी, इसका जो स्वरूप था वो कैसा था भाई? देखो, 4 प्रकार का स्वरूप बताया गया है। एक, इस सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और इसको हम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और इसका हम, ठीक है, ये 4 प्रकार सभ्यता का नाम दिया गया है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। अब आदि ऐतिहासिक जो सभ्यता है, क्यों इसका स्वरूप ऐसा क्यों है, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है? तो जो आदि ऐतिहासिक जो सभ्यता है या इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव को लिपि का ज्ञान था, मानव ने लिखा भी है, लेकिन हम उस लिपि को पढ़ने में असमर्थ रहे। ठीक है, वही हड़प्पा में लोग लिखना भी जानते थे, लिखते भी थे, ज्ञान भी था, लेकिन आज तक हमारे जितने भी पुरातत्वविद हुए हैं वो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, असमर्थ रहे हैं। ठीक है, और इस कारण इस ऐसे कालखंड की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पुरातात्विक स्तरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो चीज़ें तो बहुत सारी मिल रही है, लिपियाँ बहुत सारी मिल रही है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। तो इस आधार पर हमें क्या करना पड़ता है? ऐसे कालखंड की जानकारी या पता लगाने के लिए पुरातात्विक जो स्रोत मिले हैं, जैसे मटका है, बर्तन है, ठीक है, बाट हैं, शिल्प उत्पन्न से कुछ चीज़ें हैं, मुहरे हैं, इन चीज़ों पर हमें डिपेंड रहना पड़ता है कि ये सभ्यता उस समय की है। जो आदि ऐतिहासिक जो काल है, ये आदि ऐतिहासिक जो सभ्यता है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य के काल को आदि ऐतिहासिक का काल कहा जाता है। तो इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है वो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। ठीक है, जो इसी के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसका जो स्वरूप है वो बिल्कुल आदि ऐतिहासिक सभ्यता जैसा है। मतलब आदि ऐतिहासिक सभ्यता में जो जो चीज़ें हुई वैसे के वैसे उत्खनन के दौरान हमें सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राप्त हुई। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो बिल्कुल किस प्रकार है? आदि ऐतिहासिक सभ्यता के समान है। आदि ऐतिहासिक सभ्यता का जो कालखंड है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। चलो आगे बढ़े। यस, सबसे पहले हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। किसकी बात करेंगे? आदि ऐतिहासिक सभ्यता। यस, अब ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्या है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। ठीक है, इतिहास का वह कालखंड, मैंने बताया था, इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव को लिपि का ज्ञान था, मतलब वो लिखना जानता था। ठीक है, और मानव ने लिखा भी है, लेकिन हम आज तक उस लिपि को पढ़ने में क्या रहे हैं? असमर्थ रहे। हम आज तक नहीं पढ़े। हमारे जितने पुरातत्वविद हैं, उत्खनन करता हैं, खोज करता हैं, जो भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए। किसके? आदि ऐतिहासिक सभ्यता। और वही स्थिति हमारे हड़प्पा सभ्यता में भी। हड़प्पा सभ्यता से हमें जो लिपि प्राप्त हुई है उसको भी आज तक पुरातत्वविद पढ़ने में असमर्थ रहे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप किस समान है? आदि ऐतिहासिक सभ्यता के समान है। ठीक है, इसलिए हमें इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है? पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत मान के
ठीक है, बाट, शिल्प उत्पादन से कुछ चीज़ें जैसे मुहरें मिली, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसी को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। और ये कालखंड लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। क्लियर। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो कैसा है? आदि ऐतिहासिक सभ्यता के समान है, क्योंकि इन दोनों की समानता है, दोनों की विशेषता लगभग सेम मिल रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है भाई? दूसरा है कांस्य युगीन सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया है या जाना जाता है। किसको? हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। अब ये कांस्य युगीन, कांस्य मतलब कांसा, और कांसा किससे मिलकर बनना होता है? कांसा दो वस्तुओं से मिलकर बना होता है। एक होता है तांबा, यहाँ हालांकि नाम लिख, ये इसको आप तांबा पढ़ें, ये जो है ना इसको आपको पढ़ना है तांबा, ठीक है। तो क्या है? तांबा प्लस टीन के मिश्रण को क्या कहा गया है? कांसा। क्या कहा है? कांसा कहा गया है। और हमें यहाँ से बड़े पैमाने पर कांसे के स्रोत मिले हैं, ठीक है। बड़े पैमाने पर जो उत्खनन हुआ वहाँ से हम कांसे से बनी कई सारी वस्तुएं प्राप्त हुई है। इसी आधार पर इस सभ्यता का नाम या इस सभ्यता का स्वरूप किसके समान माना गया है? कांस्य युगीन सभ्यता के समान माना गया है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कांस्य युगीन सभ्यता है। दुनिया की तीसरी बड़ी क्या है? कांस्य सभ्यता है, जिसको हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाते हैं। तीसरी बड़ी, कितनी बड़ी? तीसरी बड़ी कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। तीसरी बड़ी कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको माना गया। किसको? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को। क्यों कहा गया है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक कांसे से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कांसा मतलब तांबा प्लस टीन, दोनों का जो मिश्रण होता है उसी को कांसा बोलते हैं, ठीक है। तो पहली कौन सी है भाई? ठीक है, तो पहली कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी कांस्य युगीन सभ्यता पहली कौन सी है? मिस्र है। दूसरी कौन सी है? मेसोपोटामिया। आपको याद रखना है, और ये जो नोट्स है एज इट इज नोट्स आप अपने कॉपी में या नोटबुक में अच्छे से उतार लें इसको और बार बार रिवीजन करें, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ें। यस, इसके बाद हम बात करते हैं नदी सभ्यता। इसका स्वरूप कैसा है? नदी सभ्यता जैसा है, मतलब इसको नदी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब नदी सभ्यता क्यों है? इस नाम में ही इसका आंसर है। देखिए, क्योंकि इसकी जो अधिकांश नगर हैं, किसके? इस सभ्यता के जो अधिकांश नगर हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं या नदियों के किनारे अवस्थित थे। इस कारण इसको नदी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा है? तो सबसे पहले आदि ऐतिहासिक सभ्यता। अब आदि ऐतिहासिक सभ्यता में आपको लिखना पड़ेगा इतिहास का वह खलखान जिसमें मानव को लिपि का ज्ञान था, वो लिखना भी जानता था, लेकिन उसको आज तक हमारे पुरातत्वविद या हम उसको पढ़ने में असमर्थ हैं। इसलिए हमें ऐसे कालखंड की जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या हो सकते हैं? मणके हैं, मुहरे हैं, बर्तन हैं, मर्तबान हैं, इनसे ये सारी चीज़ें। इन आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि ये सभ्यता उस समय की रही होगी या इसका कालखंड ये रहा होगा। तो जो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का जो कालखंड है वो 3000 ईसा पूर्व से लगा 600 ईसा पूर्व है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है वो 2600 ईसा पूर्व से लगाकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य है। तो दोनों का सेम है ना, समकालीन है ना, समकालीन। तो विशेषता भी सेम मिल रही है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको भी आज तक नहीं पढ़ पाए और इसकी लिपि को भी आज तक नहीं पढ़ पाए। जो विशेषता सेम है, इसलिए इसका जो स्वरूप है बिल्कुल किस समान है? आदि ऐतिहासिक। तो हम देखते हैं इसको नदी सभ्यता भी जैसा भी स्वरूप है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो या सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं वो भी हमें नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इस सभ्यता को नदी सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम नगरी सभ्यता। अब हम किसकी बात करेंगे? नगरी सभ्यता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? नगरी सभ्यता के बाद बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, बड़े आगे चलो। चौथा,
नगरीय सभ्यता। आपको दिख रहा है ये नगरीय सभ्यता, यस, इसको नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके जितने भी नगर थे वो बहुत बिल्कुल नियोजित तरीके, बहुत बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस कारण इसको, किसको, इस सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की पहली नगरीय, ये नगरी नहीं है, इसको पढ़ना है नगरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नगरी पढ़ना है, ठीक है, नगरीय। इसलिए इसको भारत की पहली नगरीय क्रांति भी कहा है। और वो किसने कहा है? गॉर्डन चाइल्ड ने कहा है। किसने कहा? गॉर्डन चाइल्ड ने। क्योंकि यहाँ से हमें जितने भी नगर प्राप्त हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल नियोजित तरीके से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। और इसको नगरीय सभ्यता या नगरीय क्रांति कहने वाला व्यक्ति कौन था? गॉर्डन चाइल्ड। कौन था? गॉर्डन चाइल्ड था। कौन था? गॉर्डन चाइल्ड था, ठीक है, यस। आगे बढ़ें, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, यस। अब मैं आपके सामने कभी से बोल रहा हूँ ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व बोल रहा हूँ, है ना, ईसा पूर्व और ईसा पूर्व बोल रहा हूँ, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, यस। बीसी और एडी में अंतर होना, पता होना चाहिए। बीसी का मतलब, यहाँ नहीं लगना, मैं अलग जगह से लिखता हूँ, यस यस, यहाँ समझाता हूँ, यस यस। ये देखो है, एक मैंने बताया है बीसी और एक है एडी, है बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, जो कि लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, लैटिन शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। अब देखो ये केंद्र बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। कहाँ पर? यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ऐसा माना जाता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के समय को हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के कालखंड को हम क्या कहते हैं? ईस्वी, जो वर्तमान में हमारा चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है? ईस्वी, अभी ईस्वी चल रही है। तो ईसा मसीह के पूर्व के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं। और जितनी भी घटनाएं हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता और सारी चीज़ें जितनी भी हुई है वो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व हुई हैं, ठीक है, क्लियर, यस। आगे बढ़े, चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ, यस। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की। किसकी बात करते हैं? कालक्रम, कालक्रम, कालक्रम बोलते हैं, या कालक्रम बोल सकते हो, कालखंड बोल सकते हो, ठीक है। इसका समय कब से कब तक, ठीक है, कब से कब तक रहा, ठीक है, वो तो आपको पता ही है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच के काल को हड़प्पा सभ्यता का कालखंड या सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड माना गया है। अब ये 2600 ईसा पूर्व से लगा 1900 ईसा पूर्व के बीच को जो हम किस प्रकार बांटते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, यस। जो पहला नंबर है यहाँ आपको दिख रहा है नवपाषाण काल के बाद। कौन सा? नवपाषाण काल के बाद और आरंभिक हड़प्पा से पूर्व। आरंभिक मतलब हड़प्पा सभ्यता शुरू होने से पूर्व का जो काल है, जो समय है, वो लगभग 3300 ईसा पूर्व का समय है। और इस कालखंड को, और इस समय या इस कालखंड को हम किस नाम से जानते हैं? प्राक हड़प्पा। प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा के शुरू होने से पूर्व का जो समय है उसको प्राक हड़प्पा बोलते हैं। और लगभग 3300 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय था उसको हम प्राक हड़प्पा बोलते। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है प्राक हड़प्पा का कालखंड क्या है, तो लगभग हम क्या लिखेंगे? 3300 ईसा पूर्व से लगाकर और 2600 ईसा पूर्व के मध्य के काल को हम क्या कहते हैं? प्राक हड़प्पा कहते हैं, ठीक है, यस। इसके बाद दूसरा है आरंभिक हड़प्पा, ठीक है। ये कब से कब तक है? ये प्राक हड़प्पा के बाद और विकसित हड़प्पा के मध्य के समय को आरंभिक हड़प्पा। देखो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राक हड़प्पा, समझना आप, ठीक है। प्राक का मतलब पूर्व, ठीक है, मतलब हड़प्पा के शुरू होने से पूर्व या आरंभ होने से पूर्व का समय है प्राक हड़प्पा। लेकिन कब से कब तक? नवपाषाण
ठीक है, नव पाषाण, पाषाण का मतलब पत्थर, ठीक है, नव पाषाण काल के बाद का समय, ठीक है, और आरंभिक हड़प्पा से पूर्व का समय, ठीक है, नवपाषाण के बाद का समय और आरंभिक मतलब हड़प्पा के शुरू होने से पूर्व का समय, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राक हड़प्पा। और इसका जो कालखंड है, इसका जो समय है लगभग 3300 ईसा पूर्व। क्लियर। नंबर 2, ठीक है, ये लगभग 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के मध्य का समय है, ठीक है, ये हम मान सकते हैं 2600 ईसा पूर्व के मध्य का समय है, प्राक हड़प्पा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आरंभिक हड़प्पा की। किसी बात करेंगे हम आरंभिक हड़प्पा, जैसे आप नोट्स में देख पा रहे हैं, अगर वहाँ समझ में नहीं आ रहा मैं समझाता हूँ। आरंभिक हड़प्पा, अब क्या ये प्राक हड़प्पा है, तो प्राक हड़प्पा के बाद का समय, ठीक है, प्राक हड़प्पा के बाद का समय और विकसित हड़प्पा से पूर्व, विकसित हड़प्पा से पूर्व। देखो, प्राक हड़प्पा के बाद और विकसित हड़प्पा के बाद, मतलब प्राक हड़प्पा का अंतिम समय क्या था, 2600 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से लगाकर 2600 ईसा पूर्व से लगाकर, ठीक है, 2600 ईसा पूर्व से लगाकर विकसित हड़प्पा कब शुरुआत कब होती है, 1900 में। कब होती है, 1900 ईसा पूर्व। तो 1900 ईसा पूर्व के कालखंड को, इसके मध्य का जो भाग है या मध्य का जो समय है, इसी को बोलते हैं आरंभिक हड़प्पा। क्या बोलते हैं, आरंभिक। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य भाग आरंभिक हड़प्पा कहलाता है, ठीक है। तो प्राक हड़प्पा का समय कालखंड कब से कब के बीच में, नवपाषाण के बाद और आरंभिक से पहले, ठीक है, 3300 ईसा पूर्व। आरंभिक हड़प्पा, अब ऊपर देखो ये जो भाग है प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा के बाद का समय और विकसित हड़प्पा के पूर्व का समय, इसको आरंभिक हड़प्पा कहते हैं। तो आरंभ कब होता है हड़प्पा का, 2600 ईसा पूर्व में, ठीक है। विकसित हड़प्पा का आरंभ कब होता है, 1900। तो 1900 और 2600 के मध्य का भाग को बोलते हैं आरंभिक हड़प्पा। क्या बोलते हैं, आरंभिक हड़प्पा। और इसी प्रकार हम बात करें विकसित हड़प्पा की, किसकी बात करें, विकसित हड़प्पा की। ये दिख रहा है विकसित हड़प्पा आपको, ये देखो है विकसित हड़प्पा, ये है। अब ये आरंभिक है, तो आरंभिक के बाद और पतोन्मुख, ये पतोन्मुख लिखना है, ठीक है, पतोन्मुख हड़प्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन जहाँ से स्टार्ट हुआ उससे पहले के समय। तो देखो जो आरंभिक हड़प्पा है वो कब से शुरू हुई, आरंभिक हड़प्पा 1900, ठीक है, मतलब आरंभ हड़प्पा के बाद का जो समय है वो है 1900। आरंभिक हड़प्पा का जो अंतिम समय बिंदु था वो 1900 ईसा पूर्व है और पतोन्मुख है वो 1300 ईसा पूर्व, ठीक है। इसी को बोलते हैं विकसित हड़प्पा। क्या बोलते हैं, विकसित हड़प्पा। एक्चुअली अगर हम ऑल ओवर में देखने जाएं तो हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है वो 2600 ईसा पूर्व से लगाकर 1300 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। लेकिन आरबीसी क्लास 12 की इतिहास की पुस्तक में इसका जो कालखंड दे रखा है मोटे मोटे तौर पर वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का समय दे रखा है। हमें उसी को मानना है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो हमें हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड बताना है वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य का समय। अगर क्वेश्चन में ABCD में अवशब्दों में अगर ये नहीं आता है तो 2600 से 1300 इसको मान के चलना है, ठीक है। 2600 ईसा पूर्व से लगाकर 1300 ईसा पूर्व, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आरंभिक हड़प्पा के बाद के समय को विकसित हड़प्पा कहते हैं और पतोन्मुख के पहले, आरंभिक हड़प्पा के बाद और पतोन्मुख हड़प्पा के पहले का जो समय है उसको हम विकसित हड़प्पा कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट में पतोन्मुख हड़प्पा। ये पतोन्मुख हड़प्पा, ठीक है, इसको देखना है। तो विकसित हड़प्पा के बाद, तो विकसित हड़प्पा का जो अंतिम
बिंदु है वो है 1300 ईसा पूर्व, मतलब 1300 ईसा पूर्व से के बाद, और उत्तर हड़प्पा, ठीक है, और उत्तर हड़प्पा के पूर्व का जो समय है उसी को बोलते हैं पतोन्मुख हड़प्पा। उसी को हम क्या बोलते हैं? पतोन्मुख हड़प्पा कहा जाता है। क्लियर? चलो, तो इस प्रकार हम मानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका जो कालखंड है वो 2600 ईसा पूर्व से लगाकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य के काल को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यस, ठीक है। वैसे 2600 ईसा पूर्व से लगाकर और 1300 ईसा पूर्व के मध्य का काल जो है वो हड़प्पा सभ्यता के कहलाता है। आपको तो इसी को मान के चलना, 2600 ईसा पूर्व से लगा 1300 ईसा पूर्व ही मान के चलना। ठीक है, यही मान के चलना है। ठीक है, यस, क्लियर। चलो, अब हम इसके आगे की जो क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, अब जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके अच्छे से नोट्स बना लो, और नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार देखें और समझें, और नहीं समझ में आए फिर भी तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर आप कर देवें, लिख देवें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इसका एक वीडियो और बना दूँगा आप इस बाद में। तो इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। और लास्ट मंथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में अच्छे कमेंट्स ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।